कीटोन तक पढ़ लिया था। कीटोन तक क्लियर भी है। कीटोन में जो O लगता है डबल बॉन्ड O कहाँ लगता है? बीच में। बीच में मतलब किनारों पे नहीं लगता। किनारों पे नहीं लगता, बस इतना याद रखना, ठीक है? हाँ जी, हाँ फीस दोनों की है क्या? यस सर। ओके, अब तुम लोग में से किसकी बची? मेरी रात को। और किसी और की बची? बस सबकी हो गई ना? ठीक है। कुछ इसमें से रिटर्न तो नहीं करना, पूरा है ना? चलिए फिर हम लोग ने कल कीटोन के बारे में पढ़ा था, और कीटोन में जो पहला कीटोन था वो कितने सी से स्टार्ट होता है? कौन बताएगा? अंजलि बताएगी। 3 से, मतलब हाँ 3C होने चाहिए। हाँ। ओके, तो यानी पहला जो कीटोन का मेंबर है उसका नाम IUPAC वाला क्या होगा? हाँ हमने आप करके, चलो मनीषा पढ़ रही हूँ। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते? तबीयत ठीक है? हाँ। 3C वाला तुम बोल रही हो, तो 3C वाले का क्या नाम होता है? मैथ, प्रॉब, इतना तो मालूम है। हाँ। और IUPAC में लास्ट में क्या जुड़ता है अगर कीटोन हो तो? कीटोन बड़ा सिंपल सी बात की गई, इतना ज्यादा टफ नहीं है कि तुमको इतना सोचना पड़े। क्या जुड़ता है? ऑन लगता है। हाँ। तो प्रोपेन ऑन, मतलब इतनी क्या डिफिकल्ट? सर वो बोलना नहीं, समझा तो देती ना। प्रोपेन तो कम से कम बोलो, कुछ तो बोलो। प्रोपेन ऑन। ओके, इसका कॉमन नेम लिखा है ना एक कागज पे? याद भी कर रही हो कि वो अंतिम दिन के लिए रखा है, जब कार्बाइन कंपाउंड खत्म होगा तो जितने हो जाएंगे हम तब एक साथ याद करेंगे। अक्सर बच्चे ऐसे मुहूर्त निकालते हैं, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, मंडे से करेंगे, दिवाली के बाद से शुरू करेंगे, ऐसे कुछ होता है। तो वो कभी नहीं आता, उन बच्चों की पढ़ाई कभी शुरू ही नहीं होती लाइफ में। ऐसा तो कुछ नहीं डिसाइड किया, डेली का पढ़ना है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब 10 हो जाएंगे उसके बाद शुरू करेंगे, 2 करके याद नहीं करेंगे। क्या नहीं याद किया? नहीं। क्यों? क्या चीज? नाम भूल गई यार, याद करना ही भूल गई? नहीं, भूल गई। अच्छा, कौन बताएगा? तुम बताओ फ्रेंड्स। प्रोपेनॉन का कॉमन नाम एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। ठीक है। चलिए इसके बाद हम कार्बोसाइक्लिक एसिड की ओर चले, अगर कीटोन में कोई दिक्कतें ना हो। सर आप ऐसे करना, पहले क्वेश्चन पूछ रहा फिर उसके तुम बताओ, क्योंकि फिर पहले सोच के रख लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो एक स्ट्रक्चर में लिखता हूं, एक केमिकल फॉर्मूला मैं लिखता हूं, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बनाकर मुझे दिखा दें। इसका स्ट्रक्चरल बना, इससे आसान लिखकर कौन देगा? इससे आसान लिखकर कोई नहीं देगा। हो गया? हाँ, मेरा भी। ठीक है। और इसके नीचे इसका कॉमन नेम भी लिख कर रखे, मतलब नेम भी लिख कर रखे, कॉमन नेम, कॉमन और IUPAC दोनों। अगर एग्जाम में पूछेंगे तो HB लगाएंगे, हैं? नहीं गलत। मेरा नाम लिखना है ना, कॉमन है IUPAC वाला। हाँ दोनों लिखने हैं। अच्छा, मैंने एक लिखा है। आपने जो भी नाम लिखा है ये इसके आगे लिखिए IUPAC, एक ही कॉमन है, और दोनों नाम लिखें। ये किसने, ये किसकी कॉपी है? तुम्हारी। दोनों नाम हैं? हाँ मतलब ये भी बताएंगे कि कौन सा है उसके आगे IUPAC। अमन उसको दो। हाँ देखो, देखते अभी बताएंगे गलत है किसको। लिखो IUPAC और कॉमन क्या हो गया? नहीं, मैं उसको सही कर रहा हूँ।
गलत। मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, गलत है। नाम की बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को बता रहा हूं कि वो गलत है। दिखाओ प्रिंस, पल्लवी, सुरुचि, दिखा दिया तुमने? अच्छा, सर मेरा स्ट्रक्चर सही है? स्ट्रक्चर ठीक है। नहीं, स्ट्रक्चर गलत है तुम्हारा। तो हाँ, बिल्कुल गलत। हाँ सर अब ठीक है। तो गलत क्यों बनाया था पहले? अब ठीक है, खुद पता चल गया तो जान दो। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है। नाम तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, किसका नहीं बना? जिस गलत किसका था? स्ट्रक्चरल तुम्हारा गलत था, तुम्हारा गलत था। देखो, इससे आसान तरीका लिख कर कोई नहीं दे सकता। उम्मीद भी मत करिए कि एग्जाम में ऐसे लिख कर देगा, है ना। वो इसका केमिकल फॉर्मूला लिख कर देगा पूरा स्ट्रेट अवे, तो आपको और मुश्किल होगी, है ना। अगर ये लिख कर दे दिया तो ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे लिखा है वैसे बनाना है। यहां पर पहले क्या बनाना था मैं? तो CH3, फिर क्या बनाना है? CO। क्या बनाना है? CO, तुमने क्या बनाया? CH2। क्यों? सर उसको बदलने से अभी तो इसका बनाना है, मैंने किसका बोला है? नहीं सर, अगर मैं कह रहा हूं इसका बनाना है जो दिया है क्वेश्चन में, तो अपनी मर्जी से कुछ और बनाएंगे। हमने कुछ और पूछा है। हमने अगर इसका केमिकल फॉर्मूला लिखकर पूछा होता तब तो आपकी मर्जी थी, आप चलिए कर देते। यहां तो लिख कर दे रहे हैं वैसे, फिर आप अपने आप से कैसे बदलेंगे? हम तो इसका पूछ रहे हैं ना यार, तो कैसे बदल सकते हैं? तब तो फिक्स हो गया, इसका ही बनाना है, किसी और का कैसे बनाएंगे? आप जो बना रहे हैं वो इसका थोड़ी ना होगा। हाँ जी, ठीक है। यहां तक तो तुम्हारी गलती तो क्लियर हो गई। अब ये ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ फर्क नहीं पड़ता, कोशिश ऊपर ही की जाती है। फिर क्या है? CH2, ठीक है जैन? कितनी बार CH2? 2 बार। आप देखें अपनी कॉपी में कितनी बार सर वो लास्ट में बना दो। है? लास्ट वाला नहीं बना CH। लास्ट वाला नहीं बनाया, कुछ तो छोड़ा ना। 2 बार CH2 और फिर लास्ट में CH3। इसमें क्या, इसमें मुश्किलें क्या है? एक CH2 कैसे छूटता है? कैसे छूटता है? तो लिखा हुआ है यार, इसको देखकर भी नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। ये तो आसान है, ठीक है। अब रही बात इसके IUPAC नेम की, तो ये 5 कार्बन एटम से मिलकर बना है, तो पेंटेन होगा, ये पक्का है। और कीटोन दिख रहा है, कीटोन है ना, तो पेंटेनॉन। क्या होगा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। स्पेलिंग क्या होती है? KETON। एल कहां से आया? सर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं यार। कीटोन में एल कहां से आएगा? अचानक कहां से ख्वाब आया? तो पेंटेनॉन हो गया। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? अब सोच समझ के जवाब दें। लेफ्ट साइड पे क्या है? प्रोपाइल है। तो कैसा जवाब देना है? मिथाइल प्रोपाइल। और फिर राइट वाला प्रोपाइल और कीटोन। लिखना भी ऐसे। हाँ, ऐसे ही लिखना है। कैसे किसी को अगर आपने बोला मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, उसको कैसे मालूम चलेगा CH3 इधर लगाया है या इधर C3H7 लगाया है? उसको कैसे पता चलेगा बताओ? उसको तो तभी मालूम चलेगा ना जब आप नाम से बताएंगे उसको कि मिथाइल प्रोपाइल, यानी मिथाइल पहले और प्रोपाइल बाद और फिर कीटोन, ठीक है। सर कल तक तो मैं यही सोचता था कि ऐसे चलना है नाम में। नाम में ऐसे ही चलना है? नहीं मतलब कॉमन नेम में कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब मिथाइल कीटोन, हाँ ऐसे सोचता था मैं। फिर प्रोपाइल। हाँ नहीं, फंक्शनल ग्रुप लास्ट में है, ठीक है। क्लियर है अभी सबको? कार्बोसाइक्लिक एसिड की ओर चलेंगे, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते होंगे।
आपको मालूम है ना, दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल। मिनरल स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक वीक होते हैं, इतना तो मालूम ही होगा। तो अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें COOH आएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा? COOH। ठीक है, ये कार्बोसाइक्लिक ग्रुप है जो जुड़ने के बाद एसिड बना रहा है। इसका पहला मेंबर, अच्छा हमने एक बार कल आपसे शायद बात कर रहे थे कि इसकी डिसेंबलिंग किस फंक्शनल ग्रुप से होती है, कुछ हद तक कुछ बताया था हमने। ऐसा ही नाम आपको उसमें मिलेगा, ऐसा ही नाम एल्डिहाइड में, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड पहला था, तो हमने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ऐसा बोला था ना। तो किनकी रिसेम्बलेंस होती है? एल्डिहाइड और रिसेम्बलेंस, मतलब ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए हम बोल रहे हैं। कनकेव में केव आती है इसलिए कनकेव होता है, लेकिन लॉजिक ये उससे तो मतलब नहीं है ना, तो ये तो हमारे ही अपने लिए है। तो एग्जैक्टली ये भी हमारे लिए ही है, इसका ये नहीं कि एग्जाम में लिख देना, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ कि कार्बोसाइक्लिक एसिड और एल्डिहाइड मिलते जुलते हैं। तो हमें ये बताइए कि एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर था उसका फॉर्मूला क्या था? उसको जब एक फॉर्मूला लिखते थे हम ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो क्या लिखते थे उसमें? बताओ, तुम्हें बताओ, तुम्हें पढ़ रहे होगा इसका, बोलो सर CH3 और HCO। नहीं, मैं अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आ जाए और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब जो भी है बाकी का बचा। बताइए क्या लिखेंगे? सर CH3 फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का HCO ना। अच्छा, तो एक काम करिए, आप 10 मिनट लिख रहे HCHO, HCO है ना, ये बताया था ना। हाँ मना बताया, CO होगा ना, इसीलिए किसान नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है, किसान इसीलिए नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है कि मैं पढ़ता ही नहीं घर में। यहाँ पर आएंगे और हम पूछेंगे अब 10 मिनट के लिए इसको खड़ा किया, अगली बार कल से ही बोलेगा पापा ने मना कर दिया ऑनलाइन क्लास लेंगे। ऐसा बोलोगे? ऐसा तो नहीं ना। CO बोला है, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने CO बोला, तुम भी 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। अब गलत है कि सही है तो हमें भी नहीं मालूम कि क्या है, जो इधर है सही क्या है ना? पक्का ना? अच्छा अंजलि बताओ, 2 लड़कों से पूछ लिया तो एक लड़की का लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पर इसने बताया HCO, इसने बताया CHO। इस सबसे लास्ट में तुमने कौन सा बताया? मैंने बीच का, वो मतलब कीटोन का वो जो होता है। मैंने तो कीटोन की बात ही नहीं करी, सबसे लास्ट का बताना था। मैंने कीटोन के बारे में कहाँ पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? एल्डिहाइड चल रहा है। मैंने तो सबसे लास्ट का मैं पूछ क्या रहा था? फंक्शनल, मतलब अगर तुम शॉप भी खोलोगे, नौकरी छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। मान लो इधर तुमने संतरे लगाए, इधर सेब लगाए, इधर आम लगाए हैं, कोई आके पूछे सेब का दाम क्या? वो 30 रुपए किलो, फिर बाद में बोले हम तो भूल गए, तो संतरे बोल रहे ऐसा होगा यार। हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तुम हमें कीटोन का बता रहे गलत बता दिया ना। तो उसके लिए पनिशमेंट तो मिलेगी, वो 30 रुपए में लेकर चला जाएगा और घाटा हो जाएगा। तो बस वही पनिशमेंट यहाँ भी तुमको मिलेगी, 10 मिनट के लिए खड़े हो गए। क्वेश्चन तो आपको सुनना है ना, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सुनाई नहीं दे रहा हूँ, ये तो स्ट्रेट अभी बात हो रही है। उसने ठीक बताया अंजलि। CHO फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO है ना। जैन अब बताइए इससे पहला मेंबर क्या होगा? ये तो फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, CH3 ना, है ना CH3। अब एक लड़की और से ना, सुरुचि HCHO। इधर आ जाए, आप इस किनारे में खड़े हो जाए। कल हमने तो इधर किनारे हो जाए, सड़ जाओ दीवार से, लोग पीछे भी दिखे। अब हमने देखो कल जो बताया था, अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रखकर सोचा होता तो शायद गलत भी नहीं करते। पहला मेंबर बोला है C, कितने होंगे? एक तो C आ चुका है, एक C ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर कहां से CH3 है?
कुछ तो सोचकर भी बोलना है ना। और ये हमने बोला भी था कि ये रटना भी पड़ेगा, केमिस्ट्री रटने वाली चीज भी है, लॉजिक भी होता है लेकिन रटना भी पड़ता है। तो आपने हमसे बताया था बिल्कुल, है ना, आपने अफर्मेटिव होता है ना, अंग्रेजी पढ़ते हो ऑनलाइन, अफर्मेटिव में आपने जवाब दिया था हमें, है ना, आपने कहा था कि हाँ यस, फिर क्यों नहीं याद किया? HCHO पहला मेंबर क्या होता है? HCHO, ठीक है। और इसके नाम तो अब आपको मालूम ही होंगे, अब तो काफी कुछ मालूम चल गया होगा मुझे लगता है, है ना। इसका IUPAC और कॉमन, दो तरह के नाम होते होंगे। तो आप तीनों में से कौन बताना चाहेगा इसका कॉमन नेम? मैं। तुम बताना चाहोगे? बजट तुमने दबाया, चलो बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड। बैठ जाओ। हाय करा। अब तो IUPAC तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि बता ही दोगे, पक्का ना? IUPAC तो बहुत आसान है, बता ही दोगे, नहीं बता पाओगे तो बताएंगे तो नहीं, लेकिन क्या होता है फिर भी नहीं मालूम। तुम बता दो। नहीं मालूम नहीं सर बता नहीं चाहूँगा, गलत है। तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा? ट्राई करो, खड़े इससे ज्यादा क्या करो, एक पैर थोड़ी उठता है, इससे ज्यादा क्या करते हो? मेथनॉल, मिथेनॉल, लास्ट में एल आएगा। नहीं बैठेंगे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। मिथेनॉल, इसमें डिफिकल्टी तो होनी नहीं चाहिए, आपको डेली पढ़ना है। ये तो आपको मालूम है कि टफ चैप्टर होने के कारण मैंने आपको ऑफलाइन बुलाया है, ये भी मालूम होना चाहिए, मजे के लिए थोड़ी बुलाया है ना। कोरोना काल चल रहा है, 400 केसेस आ रहे हैं एक दिन में, मैं भी तो डरता हूँ। सर हमारी कॉलोनी में 5 आए। सर आंध्र प्रदेश में स्कूल खुला तो फिर 300 से देखिए ये इस चीज से बचने की तो चांसेस बहुत कम है, पहली चीज समझ लें। टेस्टिंग कितनी सही है कितनी गलत है ये सब गवर्नमेंट को देखना है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस हिसाब से सब कुछ हो रहा है बचने के चांसेस कम है। कोरोना होगा, इसके लिए तैयार है, कितनी भी कोशिश करें, हो सकता है ऊपर ठीक हो गया, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी है। आपकी बॉडी ही अडॉप्ट करेगी, आप खुद नहीं कुछ कर सकते, हमारे बस में कुछ नहीं अडॉप्ट करना। वो जो हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम है ना, वही जो कुछ करेगा, हम क्या कर सकते हैं। हमें तैयार रहना है मेंटली कि अगर हो गया तो हो गया। इतने लोग ठीक हो रहे हैं, क्या हो गया? कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि जो मर रहे हैं लोग, एक सिंपल फ्लू है। आप इम्यून सिस्टम ठीक रखें, सिंपल फ्लू है, बाकी तो ऊपर वाले ने पेज पे लिख रखा है ना क्या होना है मरना है और जो होना है, और वो जो होना है उसको आप तो चाह के भी नहीं बदल सकते, हम चाह के भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए उस चीज से तो घबराना नहीं, लेकिन ये मानकर चलें कि ये फ्लू है ना, तो ये होना है, इससे ज्यादा घबराना नहीं। लेकिन हाँ, जब तक अवॉइड हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो उनके बीच में जाके तो नहीं खड़े हो जाएंगे, अवॉइड करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है सेम, ज्यादा घबराना नहीं है लेकिन अवॉइड करना है ना, कोशिश करनी है कि जितना अवॉइड हो सके। तो ये सब तो है ही है। तो हम भी ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी आपको, पढ़ तो आप यहाँ भी नहीं रहे, वहां भी नहीं रहते, इतनी दिक्कतें तो नहीं आ रही थी। बोल तो मैं ही रहा था, सुन आप वही रहे थे, लिखा आप वही रहे थे। जितना आपको पढ़ना है यहाँ भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, कोई ऐसा तो नहीं यहाँ ज्यादा पढ़ेंगे वहां कम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि ऑफलाइन में ज्यादा बेटर समझ में आता है, इसलिए मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, क्योंकि टफ चैप्टर था। और उसके बाद भी अगर आप घर में नहीं पढ़ेंगे तो उतना चैप्टर पढ़ाने का फायदा क्या होगा? और जबकि एग्जाम भी नहीं चल रहा स्कूल में, पूरा दिन खाली हो यार। टारगेट तो डिसाइड करो, कैसे काम चलेगा। तुम 11th में तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम बहुत अच्छा खूबसूरत सा नाम होता है ह्यूमैनिटीज, जिसको आर्ट्स बोलते हैं, वो ले लोगे। लड़कों के लिए ह्यूमैनिटीज आमतौर पे नहीं होती है, आमतौर पे, अनलेस की फेल हो जाए उससे बेटर है ह्यूमैनिटीज ले लीजिए, लेकिन आमतौर पे नहीं होती है, तो मालूम होगा, है ना। फिर क्या डिसाइड किया 11th में तुम ह्यूमैनिटीज लोगे? नहीं सर, अब तो वो है ना सब्जेक्ट्स को इसी को दे दो। तुमने कुछ तो सोचा होगा ना किस दिशा में जाओगे, कोई भी ले लो, मतलब क्या है? नहीं सर, अब स्ट्रीम्स नहीं दी। अरे भाई कुछ रही, मैथ्स ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ऑप्शन तुम्हारे पास होगा ना। तो तुमने कुछ तो सोचा होगा कि हम क्या फील्ड लेकर पढ़ेंगे, क्या लेकर पढ़ेंगे। सर सब्जेक्ट सोचे हिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट, मैथ्स छोड़ दोगे? अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी मेडिकल लाइन की तरफ बढ़ोगे। कोशिश हुई है। बाकी तो हिस्ट्री तो मजे के लिए,
बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिर्फ बेसिकली। तो ये आपको मालूम है नीट का एग्जाम होता है उसमें, वो कुछ जरूरत से ज्यादा टफ होता है। उसमें सफल होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब हो जाता है। उसकी रैंक बहुत ऊपर चाहिए, छोटी मोटी नहीं चाहिए। 720 नंबर का पेपर होता है और अगर आपके नंबर 670 680 से ऊपर आते हैं तभी कुछ बात बनेगी। कुछ 720 में से 720 दो बच्चों के नंबर आए हैं इस बार, और मुझे लगता है 700 से ऊपर 15-18 बच्चों के नंबर होंगे और ज्यादा ही 100 बच्चों के, दो के फुल है। और एम्स में सीट सिर्फ 60 है, उसमें भी रिजर्वेशन होंगे, कुछ जनरल के लिए कुछ इसके लिए, सभी सारी मिलेगी नहीं। तो 60 है सीट और 100 बच्चे, तो 720 में से 700 नंबर ला रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ हमारे नाम तो नहीं लूंगा, हमारे आसपास के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है 1 साल 2 साल ड्रॉप करके भी, मुझे लगता है उनके नंबर भी 650 नहीं आए होंगे। बहुत टफ होता है ना, आसान नहीं होता। मेरिट बहुत हाई जाती है, कॉलेजेस कम है इंजीनियरिंग की तुलना में। इंजीनियरिंग की तुलना में कॉलेजेस बहुत कम है, अच्छे कॉलेज तो इंजीनियरिंग में तो यहाँ मानव रचना है, फेलियर भी चला जाए 12th में तब भी वो ले पैसा चाहिए उसे, तो 50-60 हजार। अरावली इंजीनियरिंग कॉलेज है, 20,000 रुपए लेता है वो सालाना, जितनी केवी की फीस नहीं है उतना ले लेता है, इंजीनियरिंग करा देता है। तो इंजीनियरिंग के लिए सब तरह के कॉलेज है ना, डॉक्टरी आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में अगर करनी है तो 27 या 28 लाख रुपए 1 साल की फीस है। 4 साल या 5 साल आप पढ़ेंगे तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ता है प्राइवेट में। क्या सबके बस की 1.5 करोड़ रुपए देके पढ़ाना बच्चे को पॉसिबल नहीं ना, वहां प्राइवेट में नहीं है। यहाँ प्राइवेट तो 20,000 रुपए सालाना तो इसलिए डॉक्टरी में बहुत मेहनत है, तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत। तो आपको 11वीं में करनी है, अगर आप डॉक्टरी में जा रहे हैं तो 10वीं में तो करो यार, तो करो, रैशनलाइज करो ना। तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो ना, मतलब तुम्हारे ऐसा तो है नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आदर्श कॉलोनी का कोई बच्चा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श कॉलोनी का मतलब समझ रहे हैं, आदर्श कॉलोनी में भी अच्छे होंगे, मीन्स कि अगर जिसके पापा रिक्शा ही चला रहे हैं उसको मालूम है कि मुझे ये रिक्शा मेरे नाम है, तो उसको पढ़ेगा नहीं वो कभी, क्योंकि उसको मालूम है ही चलाना, नीचे थोड़ा रजिस्टर मान लेना है, गाना तेज चलाना और चलाते रहना, उसे मालूम है। तो तुम्हारे साथ तो तुम पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। इसको समझो, अचानक कैसे इंक्रीज करोगे यार? 10 से 12 घंटा पढ़ना है आपको 11th में पर डे, अगर कुछ बनना है तो। सडनली नहीं होता, आज नहीं पढ़ रहे कल 12 घंटा शुरू कर देंगे, 10वीं पास हुए रिजल्ट आया कल से 12 घंटा शुरू कर दिया आज से, ऐसा होगा? 1 घंटा तो हमें इंक्रीज करना मुश्किल होता है हमारे लिए, जो रूटीन होता है हमारा, उसमें से 1 घंटा जिस दिन ज्यादा पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे आज तो बहुत पढ़ लिए, 12 घंटा कैसे ज्यादा पढ़ लोगे? समझो, मतलब इस बात को समझो, थोड़ा सा पढ़ो, 5-6 घंटा तो पढ़ो कम से कम डेली, तो 3 महीने बचे है ना। कुछ लोगों से देखो, मुझे सबसे मतलब नहीं है, मैं सबसे नहीं बोलूंगा। मान लो ज्ञान का भाई है कुलदीप, जानते होंगे आप, हाँ। मैं उससे नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसको हम कितना भी बोल लें वो बहुत ज्यादा पढ़ेगा तो 2 घंटा, और हफ्ते भर में 2 घंटा 3 घंटा उसके लिए एनफ है वो 3 घंटा, क्योंकि पास तो हो जाएगा। लेकिन उसके से कंपेयर मत करिए, लोगों से कंपेयर मत करें अपने आप, खुद देखिए कैसे होता है। ठीक है, इतनी आसान चीज है, डेली में पढ़ा रहा हूं तो पढ़िए ना। अभी खुद भी कल हमने बात करी कि डेली पढ़ना है, सीमेंट है, पक्का होगा, सब कुछ बात हुई, फिर पढ़ नहीं रहे। तो इसका नाम, और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, ये तो ओन है, लास्ट में ओन नहीं आता है, ओन लास्ट में ओन आता है। इसमें तो कंफर्म, सॉरी ये एल्डिहाइड है, एल आता है लास्ट में, ये तो कंफर्म होना चाहिए ना। इसमें आईयूपीएससी में क्या डाउट आ गया? डाउट तो होना नहीं चाहिए, मीथेनॉल है। तो ये तो कुछ चीजें तो आपने पढ़ ली है, याद भी शायद करने की जरूरत नहीं हो, वैसे ही याद होनी चाहिए एक दिन तक। हमारी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, एक दिन स्टोर है, लेकिन फिर भी पढ़ी अगर नहीं है तो, है ना, बैठ जाओ। लेकिन मैं तो ये समझा ही सकता हूँ, बाकी तो देखो नंबर तो तुम्हारे 10th में आ जाएंगे, वो इरिलीवेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 98% नंबर आ गए, उससे आप इंटेलिजेंट नहीं होने वाले। इंटेलिजेंसी आपकी नॉलेज ही आपको कराएगी, और जो आप 12वीं में सेलेक्ट होंगे कहीं, नंबर ले आए तो उससे क्या फायदा होना? कॉलेज मिल जाएगा इधर उधर, क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करेंगे, प्राइवेट को लेना नहीं है आपको। कौन लेगा? बीएससी एमएससी बीए के बाद लेगा कोई कंपनी वाला? लेगा तो 2,000 रुपए देगा, 5,000 रुपए देगा, 10,000 रुपए देगा, इतने ज्यादा क्या देगा? उसमें क्या खाओगे और कहाँ रहोगे? पढ़ना अच्छा पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। 3 साल अगले आप मानकर चलिए, 3 से 5 साल आप अगर कैरियर बनाना है, बहुत पढ़ लीजिए 3 से 5 साल। उसके बाद बचे हुए जितनी जिंदगी है उसमें आराम करें, फिर इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। चलिए,
तो कार्बोसाइक्लिक एसिड में HCOOH आता है, और हमने बताया था कि जैसा ये एल्डिहाइड ग्रुप है उसी से मैच करता है, तो इसका मतलब इसका भी पहला मेंबर में H आएगा क्योंकि एक C आ गया है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। एल्डिहाइड से मैच करता है, मैंने तो बार बार बोल रहा हूं। इसमें जो IUPAC नेम होगा उसमें ओइक एसिड जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? ओइक एसिड। ये जैसे Al बता रहे हैं एल्डिहाइड के लिए, ON बता रहे हैं आपको कीटोन के लिए, एग्जैक्टली इसी तरह इसमें ओइक एसिड जुड़ेगा। यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोसाइक्लिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज मेथेनोइक एसिड। मीथेन तो ही है ना, मेथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम आप हमने बताया है फॉर्मिक एसिड। ये तो कल से बोल रहे हैं बार बार, वो आपको मालूम है किसके डंक में पाया जाता है, किसके स्टिंग में मिलता है, चींटी एंड के, ज्यादातर के, वास्प को छोड़ के। वास्प में बेस होता है। सर इसको मैथोनिक एसिड नहीं, मेथोनिक, मेथोनोइक एसिड नहीं वो कॉमन है। कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड। और लाइट नहीं जल रही तो हमने बहुत आवाज आ रही है, कल सुबह किस जगह वहां भगवान भी नहीं सुना? लाइट भी नहीं जल रही। लाइट भी नहीं जल रही, चलेगा सब गायब है सब। पता नहीं गायब है तो बच्चे आपको क्या बताएं। देखते हैं, चल मैं देख लेता हूँ। आयुष आ गया क्या? आयुष से बोलो एक बार चेक कर। भाई तो वो है वहाँ पे बात कर रहा है। कहाँ पे? उससे बोलो एक बार आवाज मारे। क्या आवाज मारेगा वो? भैंस वाले। जो अच्छा देखता हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, मेथेनोइक एसिड हो गया, इसका फॉर्मिक एसिड नाम हो गया कॉमन। अगर इसका अगला मेंबर बात करें तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसका होगा एसिटिक एसिड। और उसका एसिडिक, इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड। देखिए कितना अच्छी तरह आप लोगों को मालूम चला। सर जैसे पहले वाले में इथेनॉल सिर्फ इतना ही होता, अब इस वाले में से एसिड जुड़ जाएगा। ओइक एसिड। हाँ, उई सर इसका वो क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला लास्ट में किसका नाम बोलो? सी उसका इथेनॉइक का। मिथेनॉइक का क्या था? CH2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, बोल के बताओ। CH3COOH बस एंजॉय करो। अच्छा इसके बाद वाला प्रोपेनोइक एसिड। इसका अगला क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड, और उसका कॉमन नेम भी वही है, प्रोपेनोइक। सेम एग्जैक्टली, प्रोपेनोइक एसिड सेम। IUPAC एंड कॉमन सेम। आप सेम भी लिख सकते हैं उसके आगे इंग्लिश में, ऐसे ME, हिंदी में ना लिखना। ठीक है, सर हिंदी में सेम हिंदी में सेम एक सब्जी होती है, सेम की फली। हाँ, ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें COOH जो आएगा ना, ये भी लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा मतलब अगर हम HCOH बनाएंगे तो HCOOH, ये पहला मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। COO का क्या मतलब है? डबल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्ड है ना, COOH। पहले वाले में ऐसे ही था, CO तो C डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसलिए डबल, इसमें भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे कर लो, डबल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्डिंग हो। ठीक है, इसमें डबल बॉन्डिंग ऊपर चल रहा है। COH लिखना है लास्ट में। क्या लिखना है इसमें? COH। अगले वाले का बनाए CH3COOH। CH3COOH स्ट्रक्चर यहाँ पर एक O कह रहे हो ना, बन गया। एक O कह रहे हो ना, एक O ये कहना चाह रहे थे तुम। अच्छा, ये कहना चाह रहा था डबल बॉन्डिंग सेम इसी तरह था। O दो मैंने नहीं यहाँ पे नहीं लगाया था शायद, है ना? लिखते समय भी मैंने यहाँ पर H ही लगाया हुआ था, है ना? तो डबल यहाँ पर OH आएगा, है ना? COOH हो गया। वो बॉन्ड में नहीं आएगा। नहीं, यहाँ तो ये तो आएगा ही ना।
ये इस पूरे को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा हाँ COOH है ना, यहाँ पर शायद मैंने H लिखा था, मुझे लगता है हाँ OH है ये, ठीक है, ठीक है। ये लास्ट में आएगा, ये कहाँ आएगा, लास्ट आखिर में। में COOH, ठीक हो है। गया, बन अब इससे कंफ्यूज मत होना, है ना। COO आ गया तो देखकर कीटोन मत बोलना, लास्ट में है तो कीटोन नहीं हो सकता, और C लास्ट में OH लगा है तो एल्कोहल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग O भी आ रहा है, क्लियर है। COOH आ रहा है, और इसके बीच में बॉन्ड नहीं होगा, OH तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, बॉन्ड OH एक साथ बॉन्ड क्यों, OH पूरा एक ग्रुप है ना। जब ग्रुप होता है तो उसके बीच में बॉन्ड थोड़ी ना आता है, जैसे अल्कोहल में कहाँ आया था, वो एक ग्रुप है। OH अलग अलग नहीं है कि OH ऐसा नहीं है, OH एक साथ है यहाँ पर, सर, तो वो भी एक साथ होगा सी सब एक साथ है। COOH एक साथ होता है, ये COOH एक साथ है, ये अलग नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी नहीं है डबल बॉन्डिंग वो इधर ले आए OH इधर ले आए, ये चारों एक साथ रहेंगे। अगर कार्बोसाइक्लिक एसिड है तो अलग अलग नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो एक साथ आएगा, किनारों पर आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम तो शायद बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि जो कोल है वो मेनली यूज होता है एज अ फ्यूल, मेनली यूज होता है एज ए फ्यूल। इसमें हम कोल पेट्रोल भी पढ़ेंगे। जो भी है थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है, अगर इंपॉर्टेंट पूछा है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं ना। बस सिर्फ कोल इसलिए यूज होता है फ्यूल के तौर पे, है ना। ओके, तो जितने भी फ्यूल होते हैं आपको ये मालूम है, उसमें ज्यादातर में कार्बन क्या होता है, ठीक नहीं तुम्हारे, कुछ तो दिक्कत लग रही है, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, कुछ दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। ओके, तो जो फ्यूल्स हैं जितने भी, उनमें कार्बन होना कंपलसरी है, क्योंकि आपको मालूम है अनबर्न कार्बन पार्टिकल और बर्न कार्बन पार्टिकल का नाम आपने शायद पढ़ा होगा कि कार्बन जो पार्टिकल होते हैं जब वो बर्न होते हैं तभी वो अच्छी मात्रा में हीट एनर्जी देते हैं, और उस हीट एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा फ्यूल होता है। तो इसलिए कार्बन के बर्न होने पर सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, इसलिए कार्बन हर फ्यूल, अच्छे फ्यूल में, अच्छे फ्यूल का कार्बन लगभग हर फ्यूल में मौजूद होता है, चाहे वो वुड हो, काऊ डंग हो या कुछ भी, सब में ऑर्गेनिक होता है ना। ऑर्गेनिक होता है तो कार्बन होता है, ठीक है। ओके, ये तो खैर आप पढ़ते आए हैं, इसको लिखाने की तो शायद जरूरत नहीं है। कंबशन ऑफ कार्बन, है ना। C+O2 क्या गिव करता है, अगर कोई फ्यूल को जलाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलती है, जिसमें हीट एनर्जी बहुत ज्यादा, लाइट कम, ठीक है। फोसिल फ्यूल क्या होते हैं ये भी आपको शायद मालूम होगा, जो दबी हुई चीजें हैं पानी के अंदर या जमीन के अंदर, उन वो जो कुछ मिलियन ईयर्स के बाद जो भी डेड मतलब ऑर्गेनिज्म या प्लांट से जो भी ऑब्टेन होता है उसे हम फोसिल फ्यूल कहते हैं। कोल कैसे फॉर्म होता है इसकी डेफिनेशन आज तक रटी होगी आपको, 8th क्लास में रखा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत ये सब मालूम होगा, तो ये हमको उम्मीद है ना। क्रूड ऑयल क्या होता है, वो जो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल। हाँ, क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल। कच्चा तेल मतलब कि अभी इसमें से रिफाइनिंग या इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग अलग नहीं किया गया है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल, इसको साफ करना है अभी, इसमें से कंपोनेंट अलग अलग करने, तो अगर नहीं किया जाए तो उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम आपको मालूम है पेट्रा ऑयल होता है, पेट्रा मतलब रॉक, तो रॉक में प्रेजेंट ऑयल पेट्रोलियम होता है, इसलिए इसको कहते हैं पेट्रोलियम, पेट्रा ऑयल, पहाड़ों के नीचे से निकलता है। ठीक है। पहाड़ों के अंदर दबा होता है, और अगर ये समुद्र के अंदर से भी निकलता है, क्योंकि है ना, पहाड़ अगर समुद्र पहाड़ से टच होके या ड्राई डब हो गए तो रॉक के अंदर भी मिलता है। तो क्रूड ऑयल को क्लीन करके पेट्रोल नहीं मिलता, क्या चीज, क्रूड ऑयल को क्लीन करके ही तो पेट्रोल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और ये पत्थरों में मिलेगा, पत्थरों से ड्रिलिंग होकर निकलता है, पत्थर में सूखा हुआ नहीं होता है, पत्थरों के अंदर, जमीन के अंदर डिपॉजिटेड होता है, पहाड़ों के अंदर, रॉक्स में, क्योंकि रॉक्स कभी कभी समुद्र क्या होता है, रॉक्स में से बैक अपना जगह बदलते हैं, तो समुद्र के अंदर तो जैसे पत्थर वगैरह जो इकट्ठे हैं वो उसी के ऊपर रह जाते हैं, तो उसके अंदर जो दबा हुआ है वहीं से मिलता है ना। तो रॉक ऑयल होता है, आमतौर पे रॉक्स में पाया जाता है और समुद्रों में पाया जाता है। फ्रीज नहीं होता हैं? क्या चीज, फ्रीज,
जमता नहीं है, नहीं जमता नहीं। ऑयल नहीं जमता है कभी भी, हमेशा सैचुरेटेड जो फैट होती हैं वो जमती है, घी वगैरह जमता है ना, ऑयल नहीं जमता। ओके, अब इसके बाद पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है ये भी आपको मालूम होगा। ये हम लोग एक्वेटिक एनिमल और प्लांट जब डाई करते हैं और उसके ऊपर सैंड डिपॉजिट होती जाती है इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और धीरे धीरे इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अच्छा, इसके बाद फ्लेम के साथ कुछ सब्सटेंस बर्न होते हैं और कुछ विदाउट फ्लेम, जैसे अंगारे। अंगारे समझते हैं? अंगारे तो समझते होंगे ना, फूल बने अंगारे। अरे ये सब सेटमैक्स पे यही पिक्चरें आती रहती है ना, आप देखिए दिन में 3 बार की एवरेज से आती है, साल में कम से कम 50,000 बार। आप जितनी बार लगाएंगे सूर्यवंशम और ये चलती रहती है, वही एक लगाते हैं फूल बने अंगारे। तो अंगारे जानते हैं आप? जानते हैं ना, जब कोल बर्न हो जाता है पूरी तरह तो वो रेड हॉट हो जाता है, क्या उसमें से फ्लेम निकलती रहती है क्या? नहीं। तंदूर वगैरह में भी पड़े होते हैं, फ्लेम नहीं निकलती ना। और जैसे अगर आप मोमबत्ती जलाएं तो उसमें फ्लेम निकलती है, दिया सलाई समझते हैं, माचिस जलाएं तो उसमें से भी निकलती है। तो इनमें फ्लेम क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें मोम होती है, हैं? जो पिघल जाती है, वैक्स होती है। नहीं, मोमबत्ती को तुम हिंदी में मोम ही बोलोगे। ओए अरे वो है अच्छा है ना, बोलते हैं ना। तो फ्लेम के साथ क्यों बर्न होते हैं और फ्लेम के बिना क्यों बर्न होते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? सर, मोमबत्ती में वैक्स होती है। वैक्स क्या होती है फिर? मोम। फिर मोम को कभी जला के देखना, जलेगी नहीं, पिघलेगी। हाँ, पिघलेगी। तो फिर मोम का क्या ताल्लुक है उससे? मोम से क्या लेना देना? मोम तो इसलिए क्योंकि हाँ, फ्लेम से क्यों बर्न होते हैं और फ्लेम के बिना क्यों होते हैं? कोयले को जब बर्न करें तो इनिशियली वो फ्लेम के साथ बर्न होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न होता है और मोमबत्ती उसके इग्निशन कोयले और अंगारे में आ जाएगा, मोमबत्ती से कंफ्यूज हो जाएगा। कोयले को जब शुरू में जलाए तो कोयला फ्लेम के साथ बर्न होता है, कभी देख लेना, डायरेक्ट अंगारा नहीं बन जाता। जब जलता रहता है, जलता रहता है, कुछ देर के बाद अंगारा बन जाता है। तो शुरू में फ्लेम क्यों दे रहा है कोयला? अब तो मोम है नहीं। उसकी जो तो फ्लेम पहले ज्यादा मिल रहा है, बाद में कम मिल रहा है। इग्निशन टेम्परेचर खत्म हो गई तो जलना ही बंद हो जाएगा। तो जलना बंद हो गया ना। कहाँ, कौन अंगारा बंद हो गया? ऐसे पकड़ उठा लो। मतलब उसको अब फ्लेम नहीं रहा ना, जैसे वो नहीं जल रहा है, तुम अगर देखोगी कहोगी अरे जलना बंद हो गया। जलेगा ना। कभी अगर अंगारा जल रहा है, कोई पूछे कि अंगारा अंदर आग लगी है कि नहीं, देखोगी अगर रेड हॉट है, तुम क्या बोलोगी? नहीं जल रहा है, जल रहा है। तो इसमें क्यों ऐसा होता है? इसमें आप समझ लें कि देखिए, किसी भी फ्यूल में कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब वोलाटाइल क्या चीज है? इनमें ये तो बताया था 9th में, मुझे लगता है। सर, जो ऐसे ही उड़ जाएगा, जो ऐसे ही उड़ जाए, ऐसे नहीं, जो डायरेक्ट समझिए सॉलिड से गैस, ये समझ लीजिए, जो सब्लिमेशन तुरंत गैस बन जाए फटाफट। मतलब जो आग लगने के बाद नेफ्थलीन ब्लॉ तो अपने आप हो जाता है। लेकिन अदरवाइज कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिसको हीट एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे वो लिक्विड नहीं बनेंगे, स्ट्रेट अवे गैस बन जाएंगे। सब्लिमेशन में सब्लाइम सब्सटेंस ही होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि कोयले में हाईली वोलाटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कोयला इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। जो कोल होता है वो मिक्सचर होता है कई चीजों का, उसमें वोलाटाइल सब्सटेंस भी है। जैसे ही हमने उसको आग लगाई तो उसमें वोलाटाइल सब्सटेंस निकलकर बर्न होना शुरू हो गए। लेकिन उसमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं वोलाटाइल। अब मान लो ये कोयला है, ठीक है, आपने इसको आग लगा दी। आग लगा दी तो इसके अंदर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 5 वोलाटाइल सब्सटेंस है। अब ये कितने होंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। 5 वोलाटाइल सब्सटेंस, कोई जल्दी वोलाटाइल हो जाएगा, कोई देर में, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। मान लो ये जैसे ही आग लगी
जैसे ही आग लगी तो आग लगने के बाद ये बोलूं क्या थोड़ा सा कंसंट्रेशन उधर जा रहा है। हाँ, तो ये बहुत बोलती है, ये बहुत टपर टपर करती है। मैं कहाँ बोला, मैंने बोला नाइटिया बोलती है, पागल है ये। नहीं नहीं मेरे पीछे आंखें हैं क्या? मेरे मुंह हिलते को दिखा क्या? ऐसे भी नहीं दिखा। तो सर फिर हम जा रहे थे तो एक आंटी सिक्योरिटी गार्ड को डांट रही थी कि तुम ऊपर वाला गेट खोल दो। तो मान लो ये वोलाटाइल सब्सटेंस है और ये ऐसे यहां तक ऊपर गया, है ना। अब इसमें से वोलाटाइल सब्सटेंस निकला और भागा ऊपर, हीट एनर्जी इसको कैच कर रही है, जला रही है। अब जलाते हुए इसको छोड़ नहीं रही पीछा, तो ये एक दूरी पर जाकर पूरी तरह जल गया, वो सब्सटेंस पूरी तरह जल गया। ये दूसरा सब्सटेंस निकला, दूसरा सब्सटेंस निकलकर भागा, वोलेटाइल है भी, हो सकता है ये यहां तक पहुंचाओ, हीट एनर्जी तो छोड़ेगी नहीं पीछा, वो तो आज नहीं तो कल मौत की तरह पीछा कर ही लेगी। मार दिया इसको, है ना, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, मर गए ये भी। इस तरह सभी ऊपर तक पहुंचेंगे, लेकिन हीट एनर्जी किसी का पीछा नहीं छोड़ेगी, सबको जला के मारेगी। अब ओवरऑल ये समझिए कि आपने जब देखा तो ये सब्सटेंस यहां बर्न हो गया कंप्लीटली, ये यहां, इस तरह सब अलग अलग पोजीशन पे बर्न हुए। तो हमें जो अब ये जलता हुआ जा रहा है, जैसे तारा दिखता है ना टूटा हुआ, कभी कभी उसके पीछे वो वाला फ्लेम वाला भी है ना, कॉमेट। इसी तरह ये जलता हुआ जा रहा है, तो आपको जहां जहां जलता हुआ जा रहा है तो उतनी जगह पे क्या दिखाई दे रही है, फ्लेम। तो यहां पर दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है, यहां, यहां और यहां। तो आपको इस पूरे पोर्शन में क्या दिखाई दे रही है, फ्लेम। समझ रहे हैं क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस बर्न हो रहा है। अगर ज्यादा कोयला है तो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी फ्लेम होगी, क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस उतने ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो ये फ्लेम हो रही है, लेकिन धीरे 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 इस कोयले में से सारे वोलाटाइल सब्सटेंस निकलकर बर्न हो जाएंगे। अब कोयले में वोलाटाइल सब्सटेंस नहीं है, लेकिन कार्बन है जो बर्न होगा, लेकिन कार्बन वोलाटाइल नहीं होता, तो अब फ्लेम धीरे 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 खत्म हो जाएगी, क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस है ही नहीं जो ऊपर निकलकर बर्न हो। तो इसलिए जिसमें वोलाटाइल सब्सटेंस नहीं होगा वो बिना फ्लेम के जलेगा, जिसमें वोलाटाइल सब्सटेंस होगा वो फ्लेम के साथ बर्न होगा। क्लियर है? आज तक के लिए क्लियर है, मतलब कल तो भूल ही जाओगे। हाँ। याद रहेगा? क्योंकि हो सकता है मैंने 9th में बताया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, वरना मुझे तो ऐसा कोशिश में करता हूं। एक चैप्टर था 8th में, कोल एंड पेट्रोलियम। ये 8वीं के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं ना, 8th क्लास में कोल एंड पेट्रोलियम था, और मैं, तुम लोग को मालूम है, लक्ष्मी से ही पढ़ाता हूँ, 8वीं से, एनसीईआरटी से पढ़ाता नहीं। तो उसमें पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है वोलाटाइल सब्सटेंस वाला। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अगर लकीर पढ़ा रहा हूं तो 2 पेज छोड़ दूं, चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरा ही पढ़ाता हूं, सारे टॉपिक पढ़ाता हूं, तो इसलिए पढ़ाया पक्का होगा। तो 8वीं का 10वीं तक याद नहीं रहा है, कोई बात नहीं, उस समय तो आपका दिमाग छोटा रहा होगा, भूल गए। अब उम्मीद मतलब दिमाग तो विकसित होता ही है ना उम्र के साथ, ये तो मानेंगे। 8वीं में दिमाग छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा दिमाग, उम्मीद है स्टोरेज ज्यादा रहेगा। सर बड़ा तो 5 साल तक। बड़े का मतलब ये नहीं यार, बड़े का मतलब मोटा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि हो गया हो। आप मोमबत्ती कैसे सेम है, मोमबत्ती में भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर वो सारी वोलाटाइल तो जलती रहती है। वैक्स के जो गुण है, वो वैक्स जब तक होती है उसके अंदर से वोलाटाइल सब्सटेंस, तो वैक्स जब तक है तब तक वोलाटाइल, वैक्स नीचे से बर्न होती नहीं, उसको तो उससे बर्न होती है। ओके, तो ये तो मालूम चल गया। और कुकिंग गैस, अच्छा एक चीज और, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम, ये भी आप समझ ही लें। येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम, 2 अलग अलग फ्लेम के साथ कोई चीज बर्न होती है, तो येलो फ्लेम के साथ कब बर्न होती है और ब्लू फ्लेम के साथ कब बर्न होती है? ब्लू फ्लेम जो गैस स्टोव पे जलाते हैं, तुम बताओ क्या बता रही थी? अनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो येलो फ्लेम के साथ। क्यों? तो वो नहीं पढ़ा। अच्छा पढ़ के ब्लू फ्लेम तब जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है और येलो जब कंप्लीटली बर्न नहीं होता।
अच्छा, ये तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है स्कूल वाले ने? तो कैसे एक क्वेश्चन आया था। पढ़ा है कैसे नहीं, मतलब यही चीज पढ़ी बाकी नहीं सर। पढ़ी? वैसे तो ये वही है ना कि जैसे एलपीजी वो ब्लू फिल्म देता है क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न होता है। हाँ, हाँ, कभी कभी वही हमारे वही घर के जो गैस स्टोव है, जो चूल्हा है, उसमें ब्लू आता है। उसमें ब्लू भी आता है, उसमें येलो भी आता है। हाँ आता है कि नहीं आता? उसी में हाँ हाँ पानी फेंक दो तो येलो। हाँ हाँ पानी फेंक दो। येलो कभी तो कभी आता है, बर्तनों के पानी नीचे काला काला भी जम जाता है, हाँ जम जाता है ना। दूध जल तो वो अब हम घरों में और किसी चीज पे तो काम करते हैं नहीं, चूल्हों पे ही करते हैं, जो सिलेंडर के साथ स्टोव होता है, हाँ। जिसको हम चूल्हे के नाम से जानते हैं हिंदी में, है ना, गैस स्टोव पे ही काम करते हैं। तो वही गैस स्टोव कभी बर्तनों को काला करता है, कभी नहीं करता। तो क्यों ऐसा होता है? क्या गैस खत्म होने वाली होती है तब येलो हो जाती वो है? जो बहुत होते हैं वो ब्राउन होते हैं तो जल्दी पाला। ऐसा तो रूल नहीं है ना। कभी कभी हमने कुछ लोगों से सुना है, क्या? येलो फ्लेम देने लगे तो कहते हैं लगता है गैस खत्म होने वाली है। ये लॉजिक तो मुझे कभी नहीं समझ में आया। गैस खत्म होने वाली है तो अब येलो क्यों देने लग गई? नीचे येलो होगी, ऊपर ब्लू ब्लू होगी, क्या चक्कर है? तो ये तो खैर लॉजिक दिया है। जलाते हैं तब भी येलो फ्लेम होती है। हाँ, दिया जलाते हैं तो तो दिया जब जलाते हैं तो येलो होती है, हाँ ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? सर वो कभी सोचा नहीं इस बारे में? बोलिए। सर मैं गैस का बता रहा था। देखिए, जैसे अभी पल्लवी बता रही थी कि जो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कंप्लीटली कौन बर्न होता है? हीट देने के लिए क्या चीज बर्न होती है? कार्बन पार्टिकल्स। क्या बर्न होता है? कार्बन पार्टिकल्स। मेनली कार्बन पार्टिकल बर्न होते हैं तो हीट एनर्जी मिलती है। तो कार्बन पार्टिकल जब कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं तो ब्लू फ्लेम मिलती है। क्यों ब्लू फ्लेम मिलती है? इसका कारण यह है क्योंकि उसमें कोई भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल मौजूद नहीं है, सारे के सारे बर्न है, बर्न हो गए। अब येलो फ्लेम में क्या होता है? येलो फ्लेम भी बर्न हो रही है, बर्न होने पर कुछ पार्टिकल अनबर्न्ड रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? अनबर्न्ड। तो वो अनबर्न्ड पार्टिकल फ्लेम के साथ ऊपर उठते हैं, काले काले होंगे, अनबर्न्ड है तो ब्लैक होंगे। वो ब्लैक जो कलर है वो ब्लू को क्या बना देता है? येलो बना देता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक कलर के पार्टिकल्स, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, उसकी संख्या काफी होती है। आंखों से तो नेकेड आई से नहीं दिखेंगे वो पार्टिकल्स, लेकिन ब्लैक होते हैं। तो वो ब्लू के साथ ब्लैक मिलकर क्या कलर दिखाता है हमें? येलो। तो येलो इसका मतलब उसमें क्या चीज है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी हमको येलो दिख रही है। और अगर उसके ऊपर बर्तन रख दे तो वो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं मेटल पे, जिसके कारण वो बर्तन काला हो जाता है। तो ये किसकी गलती है? तो ये गलती है कि ऑक्सीजन अब अनबर्न क्यों रह जाते हैं? गलती अनबर्न कार्बन पार्टिकल की है ना, लेकिन अनबर्न क्यों रह जा रहे हैं? कुछ कार्बन पार्टिकल बर्न हो गए, कुछ अनबर्न रह जा रहे हैं, ऐसा क्यों है ना? क्योंकि जो एयर है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर पूरी तरह बर्न करना है कार्बन पार्टिकल्स को, तो अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले या एयर मिले तो कार्बन पार्टिकल पूरे के पूरे बर्न नहीं हो पाते, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है। मतलब जो फिट होगा वही बर्न हो जाएगा और बाकी नहीं हो पाएगा। मतलब ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, लिख मत देना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो तो बायो में है ना। तो ये बात आप समझ में आ रही है कि जो जिसको ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि प्रॉपर नहीं सप्लाई हो रही, तो हो सकता है जो प्रॉपर, जैसे मान लो यहाँ पर है, मान लो कमरे में सबको प्रॉपर नहीं सप्लाई हो रही, तो हो सकता है किसी को किनारे से आ रही हो, बस उसको ही मिलेगी, बाकी को तो नहीं मिलेगी, है ना। थोड़ी बहुत आ रही है तो वहां भी जिसको मिली वो बर्न हो गया, जिसको नहीं मिली वो अनबर्न रह गया। ठीक है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब कार्बन पार्टिकल बर्न होते हैं तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं जो येलो फ्लेम बनाते हैं। जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो येलो फ्लेम बनाते हैं, जिसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल की तादाद संख्या ज्यादा होती है, उसको कहते हैं सूटी फ्लेम। क्या कहते हैं? SOOTY, सूटी फ्लेम। तो ये कोई बोलेगा कि सूटी फ्लेम या नॉन सूटी फ्लेम। तो सूटी फ्लेम मतलब जिसमें कौन ज्यादा है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल। तो येलो। तो अब ब्लैक, हाँ बिल्कुल, तो ब्लैक बर्तन जो काले हो जाएंगे वो किससे होंगे? येलो। सूटी फ्लेम से। किससे होंगे? सूटी फ्लेम से। नॉन सूटी फ्लेम ब्लू फ्लेम। ऐसे तो गैस पे उसपे वो जो होता है ना, वो बर्नर। हाँ, उसपे ऑक्सीजन, उसमें छेद बने होते हैं काफी ज्यादा। छेद होता है तो फिर तो वो ऑक्सीजन के जाता है कोई। यस, अब आ गया याद। हाँ, हो सकता है 8वीं पढ़ाया। जब भी चूल्हे में अगर देखो जो बर्नर है
बर्नर में इतने छेद, ये ऐसा तो है नहीं किसी बर्नर बनाने वाले हम घर में बना सकते हैं, लेकिन बर्नर बनाने वाली फैक्ट्रीज जो होती है जिसमें पहली बार बर्नर का आविष्कार किया होगा, इन्वेंशन किया होगा, उसने कुछ सोच समझ के किया होगा कि कितने छेद होने चाहिए, सोच समझ के किया होगा ना कि इतने अगर छेद रहते हैं बर्नर में तो सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके आधार पर लगभग आप किसी भी कंपनी का बर्नर लें, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ उसमें होल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता किसी में बहुत ज्यादा हो किसी में कम हो, मतलब वेरी कर सकता है, लेकिन इंजीनियर ने जो भी इस फील्ड का जानकार होगा उसने देख समझ कर बनाया होगा। तो जितने छेद हैं बर्नर पे वो सफिशिएंट सप्लाई के लिए हैं। मान लीजिए आपने उस पर दूध चढ़ाया और वो उबल कर गिर दिया और उसमें से 25% छेदों को ब्लॉक कर दिया, उसके ऊपर जम गया, और हमने कहा कि कौन साफ करे, कल आएगी काम वाली कर देगी, या कल ही हम करेंगे, आज नहीं करेंगे, और अचानक जरूरत पड़ गई, हमने फिर से बर्नर को ऑन कर जला दिया, तो बर्नर क्या जलेगा नहीं, मना कर देगा कि हमारे पे 25% ढका हुआ नहीं जलेगा वो। जलने पर अब आधे आपने या 25% उसके कार्बन जो होल्स है उसमें से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो सफिशिएंट सप्लाई हो रही है क्या उसे? सफिशिएंट के लिए तो सारे होने चाहिए थे, इसका मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई है, तो येलो फ्लेम देने लग जाएगा। हो सकता है आपको सामने से ना दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर, छेद के अंदर घुसकर ब्लॉक कर दिया उसने। आपने ऊपर से कपड़ा मारा हो और साफ हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी येलो दे रही है फ्लेम। हो सकता है इसके अंदर जो पाइपलाइन होती है, जिसके अंदर से गैस आती है, उस पाइपलाइन में भी कार्बन जम जाता है। चूल्हे की सर्विसिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर लगभग करानी पड़ती है, 50-60 रुपए सस्ती, बहुत सस्ती होती है, लेकिन अगर हम लोग कराते नहीं है आमतौर पे ना, आमतौर पे कराते नहीं है, कराते इसीलिए नहीं क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, हम तो सोचते हैं ऊपर से चमक रही है तो साफ है। लेकिन इसको अगर आप कभी इसकी पाइप होती है अंदर, पीछे से सिलेंडर की एक पाइप आकर लगती है चूल्हे में, और वहां से जब गैस निकलती है तो उसके बाद स्टील की पाइप्स होती है जो हर बर्नर में गई होती है, 2 बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर, जितने बर्नर का चूल्हा है उतने में गई होती है अंदर से, अगर पलट कर देखें चूल्हे को तो उसमें से गैस निकल रही होती है। आपने बर्न किया, ऊपर बर्न किया तो हीट एनर्जी तो अंदर तक जा रही होती है, उसकी हीट एनर्जी उस पाइप के अंदर तक तो जा रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर भी कभी कभी, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल उस पाइप में रह जाते हैं, होल्स को छोटा छोटा ब्लॉक कर देते हैं आने वाले। समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल जमने से जैसे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है, वैसे उसमें भी धीरे धीरे उसके किनारे पे कार्बन की बहुत पतली सी लेयर जम जाती है। और कभी कभी उस बर्नर के अंदर, जब बर्नर उठा कर देखो तो उसके अंदर भी इसी तरह कार्बन पार्टिकल्स जमे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पहुंच जाएगा कुछ भी तो ब्लॉक करेगा, तो उसमें येलो फ्लेम आती रहेगी क्योंकि हमने उसको अब प्रॉपर्ली साफ नहीं किया। तो खुद सर्विसिंग अगर नहीं कर पा रहे तो बाजार में उनके पास, क्योंकि वो तेज एयर प्रेशर वाली जो पंप होता है वो होता है, पंप तेज मारते हैं तो उसमें डस्ट वगैरह जो होती है वो निकल जाती है, साफ सफाई अच्छी तरह कर देते हैं, मतलब जो भी है। अगर वहां से नहीं कर रहे तो कम से कम घर में तो एक बार, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, चूल्हे में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा हार्डवेयर होता है ना, नीचे से गैस बंद करी, पाइप निकाली, चूल्हे को पलटा, बर्नर सटाए, चारों बर्नर को अच्छी तरह चाहे रगड़ के साफ कर दिया किसी प्रेस ब्रश से, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ कर दिया। उसके अंदर जो पाइप्स आ रही हैं उसमें एक पतली सी लोहे की तार लेकर अच्छी तरह मार दी जहां जहां होले। नॉब्स जो है उसमें पेंच लगे होते हैं, चारों पेंच खोले, नॉब्स निकाला, नॉब्स को अच्छी तरह साफ कर दिया, क्योंकि ग्रीस वगैरह उसमें जमती रहती है, ऑयल वगैरह की। अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो 50 रुपए बचेंगे, और अदरवाइज मार्केट में बैठे हुए वो 50 दीजिए, वो 4 पेंच खोलेंगे, नॉब्स वगैरह साफ कर देंगे, बर्नर साफ कर देंगे, एयर वगैरह साफ करके वापस दे देंगे, तो फ्लेम ठीक रहती है। सर वो प्रेस्टीज का इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है वो बता। इलेक्ट्रॉनिक वाले में हम अगर घर में कुंडी लगाई हुई है तो ठीक काम चलेगा, लाइट नहीं है तो आप कैसे काम चलाएंगे? सर 8th में था कि एक फ्लेम के, कैंडल के फ्लेम के अलग अलग कलर होते हैं, क्यों होते हैं? अलग अलग कलर इसलिए होते हैं, अब अलग अलग कलर अब तो समझ में आ गया, अब आप बता सकती हैं। ड्राइंग तो ठीक है नहीं मेरी, लेकिन फिर भी सर आपकी मेरे से बहुत मान लो ये 3 बात, ये और ये, आपको इतना आइडिया होगा कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ना, और उस फ्लेम उसकी कौन सी होती है? ब्लू। कौन सी होती है? ब्लू। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो येलो होता है, स्लाइटली वीकर जोन होता है, ये सबसे लेस हॉटेस्ट जोन होता है, ब्लैक। यहां से बर्न होना शुरू हुआ
तो क्या यहाँ पार्टिकल सारे बर्न हो जाएंगे? आप ये मानकर चलिए कार्बन पार्टिकल यहाँ पर निग्लिजिबल अमाउंट में बर्न होंगे, सारे के सारे अनबर्न होंगे, क्योंकि उनको कुछ दूरी तक तुरंत बर्न हो नहीं जाएंगे, सब आपको मालूम है। तो ये ब्लैक कि यहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा है। इससे ऊपर बढ़े तो कुछ बर्न हो गए, कुछ बर्न हो गए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर लेकिन है अभी भी अनबर्न खत्म नहीं हुए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी फ्लेम? येलो, क्योंकि ये आपको सूटी फ्लेम दिखेगी। लेकिन इससे ऊपर जाने पर अब जो थोड़े बहुत बच गए अनबर्न कार्बन पार्टिकल, वो भी कंप्लीटली बर्न हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिखेगी? ब्लू। अब ब्लू है तो हॉटेस्ट है वो, तो वो तो पूरा यहाँ से इसको बर्न करते हुए ही ले जा रहा है, तो वो हॉटेस्ट होता है, उसके बाद कम होता है। कलर भी अब आप समझ गए, ठीक है। सर वैसे ब्लू क्यों आता है, रेड क्यों नहीं आ सकता? ये तो प्रॉपर्टीज है, जब भी हीट एनर्जी किसी को बर्न करती है तो ब्लू कलर सर ये निकलता वो रीजन नहीं है, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करता है। है, वो भी हो सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इसका फिनोमेना है। ये तो ब्लैक है। तो फिर इसमें कोवेलेंट पेट्रोलियम में क्लियर हो गई बात। अभी और बचे? अरे अभी खत्म थोड़ी ना हो गया, कार्बाइड कंपाउंड तो हमने बताया कि मंडे को कौन सा चैप्टर है, बस आज इतना ही। मंडे को टेस्ट। अच्छा टेस्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और थर्सडे को आपका टेस्ट रखेंगे हम। सर 4 दिन बाद? हाँ बिल्कुल, क्यों क्या हो गया? सर ये हफ्ता इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसका नहीं हुआ है। यस। मैं इतना कोशिश कर सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आखिरी चैप्टर है, आखिरी एक्सरसाइज है प्रूव करने वाली, सिर्फ प्रूव करने वाली, उसका टेस्ट सेपरेट कर सकता हूं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यानी उससे पहले एंगल वाला 90 माइनस थीटा हाँ, और है ना, फॉर्मूला। और जो भी फॉर्मूले वगैरह जो एक आइडेंटिटीज होती है साइंस Trigonometry, एक साथ लेगा। नहीं नहीं ना असल में इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चन 15 सर क्वेश्चन। मेजोरिटी जिसमें सर लेकिन